हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स के टॉपिक को, जो आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, उसके साथ आरओ के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। और साथ ही साथ अगर आप किसी अदर स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान या बिहार पीसीएस का हो, तो वहां पर भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और इसी कड़ी में हम लोगों ने इस हैंड रिटन नोट से शुरू किया था। इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको लगभग 5 से 6 लेक्चर में बता दिया था, और आज हमें पढ़ना है मनी के बारे में, जो आपके जेब में, पर्स में, गुल्लक में, बैंक में, घरों में, हर जगह होता है मनी, जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो, जिसके पीछे आप भागम भाग कर रहे हो नौकरी लेने के लिए भी। तो जो पैसा है, मनी है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये कितने प्रकार की होती है और इसके क्या यूज होते हैं, और हाई पावर मनी किसे कहते हैं, लीगल टेंडर मनी किसे कहते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आज क्लियर करेंगे। और यहाँ से कई बार ऐसा होता है इकोनॉमिक्स में प्रीलिम्स के प्रश्न भी आते हैं, मेंस के भी प्रश्न आते हैं मनी टॉपिक से। साथ ही साथ एक छोटी सी अपडेट है, जिन लोगों ने भी यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज के हैंड रिटन नोट्स हमारे प्लेटफॉर्म से बाई किए थे व्हाट्सएप नंबर से, आप उसी व्हाट्सएप नंबर पे जाकर वहां पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 सब्जेक्ट रह गए थे बचे हुए, जिसको मैंने कंप्लीट करके आज ही पोस्ट भी कर दिया है, और टेलीग्राम पर भी इसकी अपडेट दे दी गई है। तो वहां से आप लोग अपने बचे हुए सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, लास्ट तक देखे रहना, और साथ में चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, आज रहेगा मनी के बारे में। और सबसे पहले हमें समझना होगा कि मनी क्या होती है। मनी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मुद्रा, जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा का मतलब, मुद्रा क्या होती है, जैसे आपकी जेब में जो करेंसी है, आप उसके माध्यम से किसी वस्तु को खरीद भी सकते हो और किसी वस्तु को बेच भी सकते हो। अर्थात आप उस कागज के टुकड़े के आधार पर किसी भी वस्तु का एक्सचेंज कर सकते हो। कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह बेच सकते हो, खरीद सकते हो। कहने का मतलब हो गया कि न्यूनतम लागत पर जहां पर व्यापार संभव हो सके और अधिकतम लाभ भी होना चाहिए। अब करेंसी क्या है, आप डिजिटल रूप में भी आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हो, अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आप करेंसी को भी अपने पास लेकर चल सकते हो व्यापार करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि लागत न्यूनतम होनी चाहिए और प्रॉफिट अधिक होना चाहिए व्यापार करने के लिए, उसे ही हम मनी कहते हैं। अगर हम कहें कि अगर आप चावल के माध्यम से भी आप व्यापार कर सकते हो, जैसे गांव में क्या होता है कि बार्टर व्यापार होता है ना। बार्टर व्यापार का मतलब होता है कि वस्तु विनिमय व्यापार, एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु लेना। अब जैसे मान लो गांव में कभी कभी आ जाते हैं कुछ घरेलू सामान की दुकान, या सब्जी, या फिर गर्मियों में आइसक्रीम वगैरह ये सब आते हैं बेचने। तो वहां पर क्या होता है, हम लोग गेहूं वगैरह देते हैं, चावल देते हैं, या सरसों देते हैं, या कोई सब्जी दे देते हैं, उसके बदले में कोई सामान ले लेते हैं। व्यापार तो हालांकि वहां पर भी हुआ, लेकिन वो वस्तुओं के बदले वस्तुओं से हुआ है, मुद्रा से नहीं। अब इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति अगर अपने गांव से बाहर शहर में जाना चाह रहा है, उसके पास अगर कोई मुद्रा नाम की करेंसी नहीं है, तो अपनी पीठ पर वो 10 किलो, 15 किलो, 25 किलो का बोरी तो लेकर चलेगा नहीं चावल की, कि कहीं भी जाएगा वहां पे व्यापार कर लेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो मनी यही काम करती है कि व्यापार आपका आसान करती है। मुद्रा के कार्य क्या क्या हो सकते हैं? कार्य का मतलब है कि मूल्यमान की इकाई तय करना, मूल्यमान की इकाई तय करना, अर्थात गुड्स और सर्विसेज के जो है मूल्य, इसको मापना। जैसे मान लो कि अगर आप कोई वस्तु खरीदने जाते हो, तो उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस प्राइस। प्राइस का मतलब होता है कि बताया जाता है कि अगर आप 100 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए, 65 रुपए, 2 रुपए देकर आप इस वस्तु को परचेस कर सकते हो। कहने का मतलब उस वस्तु की जो कीमत है वो रुपए में दिखाई गई है, वो मुद्रा के फॉर्म में दिखाई गई। उसमें ये नहीं लिखा होता है कि आप, पता चला कि एक बिस्किट का पैकेट लेने गए, उस पर 10 रुपए लिखे होने की जगह लिखा हुआ है कि 100 ग्राम चावल लेकर आओ और ये बिस्किट ले जाओ, ऐसा तो नहीं है। उस पर मनी को इंडिकेट किया गया, पैसे को इंडिकेट किया गया है। दूसरा, यह एक विनिमय का माध्यम भी होता है, यानी किसी वस्तु का आप क्रय कर सकते हो, विक्रय कर सकते हो, और जिससे श्रम और समय दोनों की बचत होती है। मतलब आप कम समय में जो है कि चीजें कर पाते हो, और आपके श्रम की भी बचत होती है। मूल्य का भंडार भी आपके इसी फॉर्म में होता है। आप कहते हो ना कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ बैंक बैलेंस है, मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए, ठीक है। तो ये जो करेंसी के बारे में कहते हो, आप ये नहीं कहते हो कि मेरे अकाउंट में 15 लाख चावल आ गए या 15 लाख सरसों आ गई, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप क्या कहते हो? करेंसी के तौर पे, यानी आपके अकाउंट में, या आपके वॉलेट में, या आपके ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में, गुल्लक में आप करेंसी को क्या कर रहे हो? स्टोर कर रहे हो, भंडार कर रहे हो, उसका रिजर्व कर रहे हो। और भविष्य के भुगतानों का मानक भी होता है, जैसे ब्याज या पेंशन। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप या आपके फादर या मदर या आपके रिलेटिव्स जब कोई सर्विस कर रहे होते हैं और 60 साल के बाद रिटायर होते हैं, तो वो सरकार से ये डिमांड नहीं कर सकते कि सर मैंने जो है कि 60 साल सर्विस की है और अकॉर्डिंग टू लॉ, आपके नियमानुसार मुझे पेंशन मिलनी चाहिए इतने हजार रुपए। आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे पेंशन के रूप में गोल्ड चाहिए, मुझे पेंशन के रूप में खाना चाहिए। नहीं, सरकार पहले तय कर देती है कि हम आपको पेंशन करेंसी के रूप में देंगे।
या आप भी कभी बैंक से जब लोन लेने आते हो, जब पैसा लेके जाते हो तो कहते हो सर मैं इस पे जो इंटरेस्ट होगा वो आपको मनी के ही रूप में दूंगा। तो मुद्रा के बहुत सारे काम होते हैं जो इसको इंडिकेट करते हैं कि हाँ आपको ये काम मुद्रा के फॉर्म में ही करना है। अब यहीं पर कई सारे मनी के रूप होते हैं जो आपके आसपास डेली लाइफ में यूज होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है, तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा। अब यहां पर अगर आप देखना चाहोगे कि मुद्रा के जो विभिन्न रूप होते हैं, पहला ही एक वर्ड दिया हुआ है लीगल टेंडर मनी। क्या दिया हुआ है इस टर्म्स दोस्तों? लीगल टेंडर मनी। इसका मतलब क्या होता है? लीगल मतलब होता है जो कानूनी या विधिक रूप से होता है, अर्थात किसी देश की सरकारी संस्था या किसी देश की जो सार्वजनिक संस्था होती है जो किसी नियमों के साथ काम करती है, उसके द्वारा जारी की गई मुद्रा को हम लीगल मनी टेंडर कहते हैं या लीगल टेंडर मनी। आप आज भी अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण उठाकर देखिए, जो उन्होंने नवंबर 2016 में कहा था कि हम नोटबंदी करने जा रहे हैं, यानी कि नोट को बंद करने जा रहे हैं, रात 8 बजे उन्होंने अनाउंस किया था। उसमें एक वर्ड यूज किया था कि लीगल टेंडर मनी 500 and 1000 की करेंसी अब आज से वैलिड नहीं होगी। तो वहां पर एक शब्द यूज किया गया लीगल टेंडर मनी। इसका मतलब क्या होता है कि विधि के अनुसार जब जारी की जाती है, जैसे कि भारत में विधि के अनुसार आरबीआई करेंसी को जारी करती है, हर एक नोट पर आरबीआई वर्ड लिखा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके द्वारा जारी की गई मुद्रा को हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं। दूसरा एक होता है फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब होता है आप इसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते हो, जैसे करेंसी नोट। अब जैसे मैं अगर कहूं आपसे कि सर मैंने 10,000 रुपए आपसे लिए थे और मुझे आपको रिटर्न करने हैं, तो आप कहोगे नहीं सर मुझे 10,000 रुपए नहीं चाहिए, मुझे 10,000 रुपए के बदले ये सामान चाहिए, और मैं कह रहा हूं कि नहीं मैं आपको केवल करेंसी ही दूंगा, तो आप मना नहीं कर सकते करेंसी लेने से, ठीक है, क्योंकि ये लीगल मनी के साथ फिएट मनी भी होती है। वहीं ऑप्शनल मनी, यहां पर शब्द ही लिख रहा है ऑप्शनल, यानी ये जरूरी नहीं है कि आप उस फॉर्म में उस मनी को स्वीकार करो, आपके ऊपर विकल्प है कि आप किसी अलग फॉर्म में भी कर सकते हो, अर्थात भुगतान के रूप में स्वीकार करना बाध्य नहीं है। जैसे डिमांड ड्राफ्ट या डीडी होती है जिसे हम कहते हैं, अगर मान लो मैं आपको डीडी लिख के दे दूं या चेक दे दूं, तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप उसे स्वीकार करो। आप कह दो नहीं मुझे कैश चाहिए, मुझे डिमांड ड्राफ्ट या चेक बुक नहीं चाहिए, तो आप इस तरीके से उसे कैंसिल भी कर सकते हो। एक होती पूर्णकाय मुद्रा और एक होती टोकन मनी। इन दोनों को जरा समझ लेना और इसको रेगुलर आप लोग यूज भी करते हो। पहले मैं टोकन मनी की बात कर लेता हूँ। टोकन मनी का मतलब क्या होता है कि अंकित मान वस्तु के मान से ज्यादा होता है। कहने का मतलब है जैसे मान लो आप किसी स्वीट हाउस में गए या किसी रेस्टोरेंट में गए या किसी भी दुकान पर कुछ खाने गए और वहां पर एक टोकन दिया जा रहा है, ठीक है। उस टोकन पे क्या लिखा हुआ है कि 100 रुपीज का टोकन है, आपने 2 छोले भटूरे की प्लेट को ऑर्डर कर दिया, ठीक है, और 2 छोले भटूरे की प्लेट का ऑर्डर कितना हुआ? 100 रुपीज। आपने 100 रुपीज दिया और बदले में आपको प्लास्टिक का एक टोकन दे दिया गया 100 रुपीज, अर्थात एक सांकेतिक मुद्रा के तौर पे ये काम कर रही है। अब इसका मतलब क्या है कि इस पे जो प्रिंट किया गया 100 रुपए, वो वैल्यू है, उसकी वैल्यू ज्यादा वस्तु की नहीं, क्योंकि ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा है ना, इसकी अगर ओरिजिनल कीमत निकाली जाए तो हो सकता है 2 से 3 रुपए में ये प्लास्टिक का टुकड़ा तैयार हो जाएगा, लेकिन उस पर लिखे गए नंबर जो कि अंकित मूल्य है, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कागज के नोट को भी देख सकते हो, सांकेतिक मुद्रा। मैं अगर कहूं कि आपके पास एक 2000 की करेंसी है, क्या इस कागज का, अगर इस पेपर की अगर हम बात करें तो क्या इसकी कीमत 2000 रुपए? नहीं। अगर इस पेपर के डिजाइन या स्ट्रक्चर को तैयार करने की बात की जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि 50 से 100 रुपए ही इसकी कीमत हो, लेकिन इस पे जो अंकित किया गया मूल्य है वो 2000 रुपए, जो कि वस्तु के मूल्य से ज्यादा है। इसी को कहते हैं टोकन मनी। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट आप गोल्ड के कॉइन को देखोगे, गोल्ड कॉइन को देखो, जहां पे मौद्रिक और अंकित मान बराबर होता है, जैसे कि गोल्ड के सिक्के, अर्थात अगर इस पे लिखा हुआ है गोल्ड पे कि 1000 रुपए इस पे है, तो ये जो सोने का जो गोल्ड सा बिस्किट है ना, सोने का जो गोल्ड सा कॉइन, इसकी ओरिजिनली कीमत भी जो है कि 1000 रुपए ही होगी मार्केट में गोल्ड की, क्योंकि वो गोल्ड है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू ही 1000 रुपए है, और उसके बाद जो है कि उस पर लिखा हुआ भी 1000 है। इसी को हम पूर्ण का, यानी कि टोटल मुद्रा है, जितनी उसके कितने वस्तु का मान है। फिड्यूसरी मनी की बात करेंगे। फिड्यूसरी मनी क्या होती है? जारी करने वाली संस्था के विश्वास पर आधारित होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि आप लोग अपने घरों में भी देखते होंगे, एक आपके पास नोट होता है दोस्तों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, एक होता है बच्चों के खेलने वाले बैंक का नाम जिसमें लिख देता है मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया, मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये फिड्यूसरी बैंक पे डिपेंड करेगा कि आप जिस संस्था पे विश्वास करते हो जारी करने वाली, आप उसकी करेंसी को जो है कि स्वीकार करोगे, न कि मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया को,
क्योंकि वो जारी करने वाली संस्था कोई है भी नहीं, और अगर है तो उस पर कोई विश्वास नहीं है कि इसकी करेंसी वैलिड है या नहीं है। फिर एक होती है हॉट मनी, जो बहुत तेजी से जो है कि पलायन करती है, जैसे FII, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, यू इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट जो होता है, विदेशी संस्थागत निवेश। इसको हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ लेंगे, जो हम लोग FDI, FII, FPI को पढ़ेंगे, तो वहां पर इसको स्टडी करेंगे। अब यहां पर तो आपने ये चीजें समझ ली, लेकिन एक वर्ड और आता है कि सर हमारे मार्केट में मनी सप्लाई कितनी है। मनी सप्लाई का मतलब होता है कि जनता के पास, सरकार के पास, RBI के पास, बैंकों के पास पूरे देश में कितने रुपए हैं। जनता मतलब आप, हम हो गए, आप हो गए, हम हो गए, बिजनेसमैन हो गए, व्यापारी हो गए, किसान हो गए, स्टूडेंट हो गए, सभी लोग हो गए, और फिर जितने भी बैंकिंग संस्थाएं हैं, और साथ ही साथ जितने भी मतलब बैंक गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI, इन सभी के बारे में बात होती है। अब मनी सप्लाई को आप कुछ इस भाषा में समझ सकते हैं, जैसे लिख रहा है कि किसी बिंदु पर उपलब्ध मात्रा। बिंदु का मतलब क्या हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें, जैसे अगर इस समय 4:50 हो रहे हैं, ठीक है, 4:50 हो रहे हैं, और तारीख की अगर मैं बात करूं तो 11 जुलाई 2024 है। तो इस दौरान जो है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी मनी सप्लाई है। हो सकता है आपके पास कुछ पैसे हो, कुछ बैंक में हो, कुछ सरकार के पास हो, कुछ राज्य सरकार के पास हो, कुछ RBI के पास हो, कुछ व्यापारियों के पास हो, इन सभी की बात की जाती है। अर्थात जनता द्वारा धारित स्टॉक जो होता है ना, मुद्रा का, यानी कितनी जो है कि जनता ने मुद्रा को धारण किया है। अब यहाँ पर आप देखोगे निश्चितता समस्त स्टॉक से तो कम ही होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जनता में दोस्तों RBI और गवर्नमेंट को हम शामिल करते ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है RBI के पास जो पैसा होगा, गवर्नमेंट के पास जो पैसा होगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके पास भी तो कुछ ना कुछ पैसे होंगे ना। और वो पैसे अगर जनता के पैसों के साथ जोड़ दिया जाए तो जाहिर सी बात है वो समस्त स्टॉक हो गया, और इससे कम ही होता है जनता के पास। इसीलिए जनता में RBI और गवर्नमेंट शामिल नहीं होते हैं, बल्कि सभी आर्थिक इकाइयां तो शामिल हैं। सभी आर्थिक इकाइयां का मतलब जितने भी बैंक होते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो, जैसे SBI, PNB, HDFC, इनके अपने तो कोई खाते नहीं होते। इनमें जो भी पैसा होता है हम और आपके पब्लिक का पैसा होता है, इसमें कोई सरकार का पैसा भी नहीं होता, तो इसलिए इसको शामिल कर सकते हो। और निश्चित समय में जनता के मध्य संचरित कुल मात्रा जो होती है, जैसे मैंने अभी टाइम बताया ना कि 4:50 के आसपास जो है कि कितना पैसा हमारे पास टोटल है, तो इससे संबंधित भी इसे मनी सप्लाई कहते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम जनता के अंतर्गत बैंक और RBI को भी शामिल कर देते हैं, अब यहीं पर आप मुद्रा के एक नए टॉपिक को पढ़ते हो, जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी मुद्रा संकीर्ण मुद्रा है और कौन सी मुद्रा व्यापक मुद्रा है। जैसे आपने सुना होगा M1, M2, M3, M4, यानी मनी 1, मनी 2, मनी 3, मनी 4। अगर हम M1 की बात करेंगे, जो कि एक संकीर्ण मुद्रा की श्रेणी में आती है, क्योंकि इसमें जनता के पास जितनी मुद्रा है वो हमने ले लिया, जिसमें RBI और गवर्नमेंट को अभी हमने शामिल नहीं किया है। साथ ही साथ बैंकिंग प्रणाली में जितनी भी मांग जमा है, मांग जमा का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, जो ऑलरेडी मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता रखा है कि हम अपने पैसे को जो बैंक में जमा करते हो डिमांड डिपॉजिट के तौर पे करते हैं। मतलब जब चाहेंगे तब अपने पैसे को बैंक से ले सकते हैं। जैसे मान लो कि आज दिन में मैंने 80,000 रुपये जमा किए और मुझे शाम होते होते कोई इमरजेंसी आ गई और मुझे 34,000 निकालने, तो 34,000 निकालने के लिए मैं या तो 6 बजे पहले बैंक में चले जाऊं, 4 बजे पहले, या फिर अपने ATM से या क्रेडिट कार्ड से मैं उस पैसे को निकाल सकता हूं। साथ ही साथ RBI के पास जो CRR जमा होती है, क्योंकि ये CRR कोई और नहीं, ये बैंक ही जमा कर रहे होते हैं, और बैंक के पास भी किसी और का पैसा नहीं बल्कि जनता का ही पैसा है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखो तो घूम फिर के ये टोटल का टोटल कैसा पैसा है, जनता का ही पैसा है। और जनता, मैंने बताया कि आम पब्लिक के साथ बैंकिंग सिस्टम भी शामिल हो सकते हैं, बशर्ते RBI और गवर्नमेंट शामिल नहीं होगी। तो जहां पे अभी RBI और गवर्नमेंट शामिल है ही नहीं, तो ये संकीर्ण मुद्रा होगी। M2 की अगर हम बात करें तो M1 तो आप ले लो साथ में, ये पूरी साथ में जो डाकघर में जो बचत जमा होती है ना, सेविंग अकाउंट्स होते हैं, जैसे गांव में बहुत जगह पोस्ट ऑफिस में पहले भी और अभी भी कई लोग क्या करते हैं, अपने सेविंग्स करते हैं, डाकघर में बचत जमा करते हैं, तो ये भी आप M2 देख लो। फिर जब M3 की बात अगर हम करेंगे तो इसमें M1 तो आएगी ही आएगी दोस्तों, यानी कि डिमांड डिपॉजिट तो आएगी ही आएगी, जनता की मुद्रा भी, साथ में बैंकिंग प्रणाली में जो टाइम डिपॉजिट होता है। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो कर सकते हो FD, ठीक है, और एक हो सकता है RD, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, और एक होता है फिक्स डिपॉजिट। जैसे हमने 5 लाख रुपए लिया और बैंक में 1 साल के लिए फिक्स कर दिया, हम 1 साल से पहले डिमांड करने पर भी उस पैसे को नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो कुछ ना कुछ पेनाल्टी हमें चार्ज देनी पड़ेगी। और इसी तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है कि एक निश्चित धनराशि को आप बार बार जो है कि पेमेंट कर रहे होते हो। इसका मतलब होता है कि एक निश्चित समय तक के लिए होता है,
और इसको बीच में आप नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये भी पैसा क्या हो गया, एक आम पब्लिक का, यानी इसमें आपकी डिमांड डिपॉजिट भी आ गई, टाइम डिपॉजिट भी आ गई और जनता के पास मुद्रा भी है। तो इसीलिए M3 को हम व्यापक मुद्रा कह सकते हैं। M4 को देखोगे तो M3 और डाकघर के पास जो समस्त जमा होती है, हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसलिए M4 को व्यापक मुद्रा नहीं कहा जाता। तो M1 और M3 आपको क्लियर हो गया कि M1 में हम संकीर्ण मुद्रा किसे कह रहे हैं और M3 में व्यापक मुद्रा किसे कह रहे हैं, जब उसमें जनता के डिमांड डिपॉजिट के साथ साथ टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूड हो चुका है। अब यहाँ पर एक और टर्म्स आती है जो हाई पावर मनी होती है, यानी हाई पावर्ड मनी या HPM। और इसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्फ्लेशन की ओर चलेंगे, जो महंगाई की बात होती है, जो मुद्रास्फीति की बात होती है, हम उसे समझेंगे। अब इसी में अगर हम हाई पावर मनी की बात करें तो उच्च मुद्रा क्या होती है, यानी उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है। सिंपल सी बात है कि जो RBI की संपूर्ण देयता होती है उसी को हम HPM कहते हैं। RBI की संपूर्ण देयता का मतलब क्या होता है कि RBI ने जितना भी करेंसी को प्रिंट करके मार्केट में अर्थात इंडियन इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्किप किया, यानी कि उसको मार्केट में लाया है, किसी भी तरीके से लाया, उसके पैटर्न क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने बैंकिंग सिस्टम में पढ़ लिया था, RBI के सिस्टम में पढ़ लिया था कि कैसे लिक्विडिटी को बढ़ाया जाता है या लिक्विडिटी को कम किया जाता है, ये सारी चीजें। तो कुल मिला के RBI ने जितना भी करेंसी पोस्ट किया होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में डाला होता है, वो सारी की सारी उसकी जिम्मेदारी होती है कि इसको सही तरीके से ऑपरेट करे। जिसमें आप देखोगे जनता के मध्य में जो संचरित मुद्रा है, RBI के पास जो बैंकों का CRR है, RBI के पास जो सरकार की जमा राशियां हैं, और खुद RBI का जो रिजर्व कोष होता है नई करेंसी को प्रिंट करने के लिए 200 करोड़ रुपए का, ये सारा का सारा, सारी की सारी जो मुद्रा होती है, इसी को हम कहते हैं उच्च शक्ति मुद्रा, यानी हाई पावर मनी कहते हैं, जो RBI की होती है। तो हाई पावर मनी किससे संबंधित हो गई, RBI की संपूर्ण देयता से हो गई। और इसमें कौन कौन आएगा, जनता के मध्य जितना पैसा चल रहा है वो तो रहेगा ही, RBI के पास CRR, RBI के पास सरकार की जमा राशियां, और RBI का खुद का अपना जो रिजर्व कोष होता है 200 करोड़ रुपए का, ये भी इसमें आता है। तो यहां पर आपने मुद्रा के बारे में समझ लिया, लीगल टेंडर मनी क्या होती है, मुद्रा कैसे काम करती है, हाई पावर मनी क्या होती है, मनी सप्लाई क्या होती है, और M1, M2, M3, M4 यानी व्यापक और संकीर्ण मुद्रा के बारे में भी समझ लिया। अब यहां पर हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है इन्फ्लेशन, और जिससे आप रोज दो चार हाथ करते हो। दो चार हाथ का मतलब क्या हो गया, रोज महंगाई से जूझ रहे हो, आप फल खरीदने जाओ, सब्जी खरीदने जाओ, दाल खरीदने जाओ, तेल खरीदने जाओ, आटा चावल खरीदने जाओ, कपड़े खरीदने जाओ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने जाओ, फर्नीचर खरीदने जाओ, कुछ भी, किताब, बुक, कॉफी, कुछ भी खरीदने जाओगे, बहुत महंगाई लगती है। आपके पहले स्टेटमेंट निकलते हैं यार बहुत महंगा दे रहे हो, ये तो इतना महंगा हो गया, इसको जो है कि सस्ता करो। कहने का मतलब है कि मुद्रास्फीति से हर एक व्यक्ति प्रभावित है, और आप खुद मुद्रास्फीति बढ़ा रहे हो, कोई और नहीं बढ़ा रहा। कैसे बढ़ा रहे हो मैं उसको समझाता हूं, और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न आपसे कई बार UPPCS PYQs, RO PYQs के साथ मेंस में भी पूछे जाते हैं। यहां पर आप देखोगे मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि नियंत्रित और सीमित जो इन्फ्लेशन होती है वो अच्छी मानी जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका, उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है, स्टिमुलस की भूमिका। अगर मान लो मुद्रास्फीति कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, बहुत तेजी से भाग रही है, तो वो कभी भी अच्छी नहीं मानी जाएगी अर्थव्यवस्था के लिए। अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रुकी रहेगी। अगर मुद्रास्फीति धीरे धीरे बढ़ रही है तो अच्छी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक व्यापारी हो, आप व्यापारी हो, चलो आप व्यापारी मत बनो, आप व्यापारी रहोगे तो आप दूसरे दिमाग से नहीं सोचोगे, आप एक ग्राहक बन के जाओ। ग्राहक बन के जाओ और आप एक दुकान पर चाय पीते थे, जो 5 रुपए की चाय मिलती थी आज से 5 साल पहले, ठीक है। और आपने देखा कि आज वो चाय जो है कि धीरे धीरे 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए करके ऑन एन एवरेज 10 रुपए की चाय हो गई है, और लगभग हर जगह 10 रुपए की चाय मिलती है। 5 साल में आपको भी महंगाई नहीं लगी कि कोई बात नहीं, 5 साल पहले 5 रुपए की मिलती थी भाई, एक एक 2-2 रुपए उसने बढ़ा के अगले 5 साल में 10 रुपए तक पहुंचा दिया। अब अचानक से क्या हो कि कल से चाय के जो व्यापारी हैं, चाय के जो दुकानदार हैं, वो चाय को कहते हैं भैया 25 रुपए की चाय है। आप हो सकता है उस चाय को छोड़ दोगे, कहोगे यार इससे महंगी तो जो है कि अच्छे खासे होटल में मिल जाएगी, हम 25 रुपए की तुम्हारे ढाबे पे चाय थोड़े पीने आए हैं। भाई 10 रुपए की चाय होती है, अचानक से तुमने 15 रुपए क्यों बढ़ा दिए? महंगाई हो गई कि नहीं हो गई, यानी अनियंत्रित। अगर वो 10 रुपए की चाय को 12 रुपए चाय कर दे, धीरे धीरे ग्रो करे, तो भाई व्यापारी को भी 2-2 रुपए का फायदा हो रहा है, और आपको भी महंगाई कम महसूस होगी, क्योंकि आप भी चाहते हो ठीक है 10 रुपए की जगह 12 रुपए ले रहे हो, कोई बात नहीं, चाय अच्छी दे रहे हो ना, अच्छी बात है। 6-7 महीने आप 12 रुपए की चाय पी रहे हो, फिर उसने 13 रुपए कर दिया, फिर 14 रुपए कर दिया, फिर 15 रुपए कर दिया,
यानी धीरे धीरे उसने अपनी प्राइस को इंक्रीज किया। और इसी चीज को कहते हैं कि इन्फ्लेशन तो होना चाहिए लेकिन नियंत्रित होना चाहिए और सीमित मात्रा में होना चाहिए। बहुत तेजी से अगर आप करोगे तो वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। अब यहां पर मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? मुद्रा में स्फीति आना। अब मुद्रा में स्फीति का मतलब क्या होता है कि मुद्रा की खरीदने की जो क्षमता है वो गिर जाती है, अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति की क्षमता घटती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई है, अब हम चीजों को खरीद नहीं पा रहे हैं। असल में महंगाई नहीं बढ़ी है, आपके पास जो मुद्रा है, आपके पास जो 100, 200, 500 रुपए की चीजें हैं, वो अब आपकी ताकत कम हो गई, यानी उस रुपए से अब आप चीजें कम खरीद पा रहे हो। इसको कहते हैं मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई, मुद्रा की खरीदने की जो क्षमता थी वो कम हो गई है। इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। आप पूरे YouTube पे ढूंढ लेना दोस्तों, इस तरीके से कंटेंट हैंड रिटन नोट्स में और इतने फिल्टर्ड, इतने क्रिस्प नोट्स के तौर पे कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा। और सारे टॉपिक में पॉइंट वाइज क्लियर कर रहा हूँ। आप कोई बुक भी उठा के पढ़ रहे होगे, रामेश्वर सिंह की पढ़ रहे होगे, और रमेश सिंह जी की पढ़ रहे होगे, संजीव वर्मा पढ़ रहे होगे, लाल एंड लाल की पढ़ रहे होगे, एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे, बहुत सारी इकोनॉमिक्स की बुक है मार्केट में। लेकिन इस तरीके से फिल्टर्ड करके क्रक्स जिसे हम कहते हैं, समरी कहते हैं हर एक टॉपिक की, वो शायद आपको नहीं मिल पाएगी। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, ये क्लासेस पसंद आ रही है, तो प्लस वीडियो को लाइक किया करो यार, और अधिक से अधिक शेयर किया करो, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए कि ताकि अधिक से अधिक हम वीडियोस पे काम कर सके। हालांकि हम तब भी काम करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, नोट्स आपके तैयार कर रहे हैं मेंस ओरिएंटेड पूरी तरीके से, जिसको आपको पढ़ के बस हैंड रिटन नोट्स के तौर पे रट के चले जाना और अपनी आंसर राइटिंग कंप्लीट कर लेनी है, और उसमें कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम मुद्रास्फीति की बात करें, सामान्यतः हम क्या कहते हैं कि सामान्य स्तर से कीमत जो है वो अधिक हो जाती है, यानी गुड्स और सर्विसेज की कीमत अधिक हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी क्या बताया कि एक चाय की प्राइस क्या है, 10 रुपए सामान्य स्तर है। अगर ये 10 रुपए से मान लो 12 रुपए भी होगी तो भी आपको एक सामान्य स्तर लग सकता है। लेकिन अचानक से इसने 10 रुपए से बढ़ा के अचानक से 25 रुपए कर दी, इसका मतलब है कि प्राइस क्या होगी, एक सामान्य कीमत स्तर से क्या हो गई, बहुत अधिक हो गई। चाहे वो सर्विसेज की हो, जैसे कोचिंग फीस वगैरह मान लो, ये सर्विस तो होती। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके मुद्रा की जो क्रय शक्ति थी, खरीदने की जो क्षमता थी, वो क्या हो गई दोस्तों, कम हो गई। यानी आप जिस 10 रुपए में एक चाय पी लेते थे, अब 25 रुपए में आप वो चाय पियोगे। इसका मतलब है कि 10 रुपए में अब आप चाय नहीं पी पाओगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि मुद्रा की क्रय शक्ति, यानी जिस मुद्रा को आप ले जाकर कोई चीज खरीद सकते थे, अब उसी पैसे को उतनी ही मात्रा में ले जाने पर आपको वो चीज नहीं मिल रही है। मतलब 10 रुपए ले जाने पे अब आपको चाय नहीं मिल रही है। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है, मुद्रास्फीति क्यों बढ़ती है? क्योंकि मनी सप्लाई अधिक होने से, अर्थात लिक्विडिटी अधिक होने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब आप कहोगे कि सर पैसा अधिक होने से कैसे महंगाई बढ़ सकती है? सिंपल सा एग्जांपल आप समझिए कि अगर मान लो एक चाय की दुकान पर केवल और केवल 3 कप चाय रखी हुई है, केवल कितनी कप चाय रखी है दोस्तों, 3 कप चाय रखी है, और वहां पर खरीदने के लिए लगभग जो है कि आपके ऑफिस से निकलकर 15 लोग खड़े हैं। कितने खड़े हैं? 15 लोग खड़े हैं। अब वो चाय की दुकान वाला कह रहा है कि सर मैं 3 ही चाय रखी है मेरे पास, मैं 15 लोगों को चाय नहीं दे पाऊंगा। और इन सभी की जेब में, किसी के पास 100 रुपए जेब में है, किसी के पास 120 रुपए है, किसी के पास 250 रुपए है। तो क्या करेंगे ये लोग, मुद्रास्फीति को बढ़ाएंगे, यानी महंगाई को। ये कहेंगे भैया ऐसा करो, तुम 25 छोड़ो, तुम मुझसे 50 रुपए ले लो, मुझे एक चाय दे दो। दूसरा कहेगा नहीं नहीं नहीं, आप 50 छोड़ो, आप मुझसे 75 ले लो, आप मुझे चाय दे दो। और जिसके पास पैसे होंगे ही नहीं, वो चाहे 25 को, 50 को, 10 को, वो तो महंगाई बढ़ा ही नहीं सकता। अब यहाँ पे चाय की दुकान वाले के पास ऑप्शन आ गया कि 15 में से वो कौन से 3 लोग हैं जो मुझे 100 रुपए देंगे, मैं उन्हें ही चाय दूंगा। यानी जो चाय नॉर्मली 10 रुपए की मिल रही थी, उसका 10 गुना बढ़ा के उसने सीधे 100 रुपए कर दिया। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन सभी के पास जेब में इतने पैसे थे कि चाय कितनी भी महंगी होती खरीद सकते थे। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर आपके मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है तो आप इन्फ्लेशन बढ़ाओगे। सिंपल सी बात है कि जितनी अधिक लिक्विडिटी होगी उतनी ही मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती जाएगी। इसका मतलब है कि कीन्स महोदय ने भी कहा है कि डिमांड और सप्लाई में अंतर आने की वजह से भी क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। अर्थात हमारी जो सप्लाई होती है उद्योगों के माध्यम से, वो तो एक निश्चित होती है, वो कांस्टेंट होती है, लेकिन लोगों के पास पैसा आता जा रहा है और लोग अधिक से अधिक डिमांड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास पहले हो सकता था कि मंथली इनकम केवल 10,000 रुपये रहती हो, तो आप उस 10,000 रुपये में अपनी तैयारी की कुछ किताबें खरीदते थे, और रहने के लिए जो रूम लिया है उसका किराया देते थे, और कुछ सब्जियां वगैरह खाने के लिए ले लेते थे। लेकिन आपकी जैसे जैसे मंथली इनकम बढ़ के 10,000 की जगह 25,000 हो गई, तो आपने क्या किया, ये सारे काम तो किए ही,
खाना भी खाया, सब्जियां भी खरीदी, रूम का रेंट भी दिया, साथ में कुछ और भी वस्तुओं की डिमांड करने लग गए। जिस वस्तुओं की डिमांड आप कर रहे हो उसी की और भी लोग डिमांड कर रहे हैं, जबकि सप्लाई कम है। इस वजह से उस चीज की कीमत बढ़ जाएगी, उस चीज की कीमत बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? उस चीज की कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ने से भी महंगाई बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि मुद्रास्फीति क्यों पैदा होती है। देखिए, ये जो हेडिंग दिख रहा है ना आपको, मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण, अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया तो आप समझ लो मुद्रास्फीति के मेन चैप्टर को समझ गए। पहली चीज, मुद्रास्फीति के क्या कारण है, यानी महंगाई बढ़ने के क्या कारण है। एक तो हो सकता है मांग के आधार पे। भाई अगर लगातार मांग बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है लोगों के पास पैसे आ रहे हैं और लोग डिमांड करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कीमत वस्तुओं की बढ़ रही है। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि लागत जनित सप्लाई हो, यानी लागत जनित इन्फ्लेशन हो, यानी सप्लाई ही मार्केट में कम हो। मान लो डिमांड कांस्टेंट है लेकिन सप्लाई कम हो गई, तो भी तो ये चीजें क्या करेंगी? महंगाई बढ़ाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि अगर किसी वस्तु की जो सप्लाई है वो केवल 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, और पहले खरीदने वाले भी क्या थे? 100 लोग थे, लेकिन अब उनके पास पैसे और अधिक आ गए, कुछ और भी लोग आ गए जिनके पास पैसे आ गए, तो अब खरीदने वाले लगभग 150 लोग हो गए, लेकिन सप्लाई आपकी 100 ही यूनिट है। तो क्या अब 50 लोग एक्स्ट्रा होने की वजह से जिनको ये वस्तु मिल सकती थी या नहीं मिलेगी, उसके लिए वो कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एक तो ये महंगाई बढ़ गई क्योंकि डिमांड करने लगे लोग। और वहीं अगर हम कहें कि 100 लोग ही पहले की तरह आज भी है किसी वस्तु को खरीदने के लिए, लेकिन पहले किसी चीज की सप्लाई 100 यूनिट होती थी, अब घट के 70 यूनिट्स हो गई है, तो ऐसे में भी क्या हो गया? सप्लाई कम हो गई कि नहीं? भाई डिमांड करने वाले पहले भी 100 लोग थे और आज भी 100 लोग हैं, लेकिन अब सप्लाई 100 यूनिट से घट के 70 यूनिट हो गई। इसका मतलब डिमांड के साथ साथ सप्लाई के आधार पे भी आपकी महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, अब जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं कि अगर डिमांड बढ़ती है गुड्स और सर्विसेज की, तो उसकी प्राइसिंग भी बढ़ती है गुड्स और सर्विसेज की, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई सर्विस और गुड्स यानी वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने की वजह से इन वस्तुओं में या इन सेवाओं में क्या हो गया? महंगाई आ गई है। उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन वजहों से? भाई किन वजहों से जो है कि ये चीजें होती हैं, यानी किन वजहों से महंगाई बढ़ रही है। पहली, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई हर किसी के पास कुछ ना कुछ रुपया हो गया, या नहीं भी होगा तब भी तो वो व्यक्ति डिमांड करेगा, और डिमांड करेगा तो क्या करेगा? प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने का मतलब कीमत बढ़ेगी। या दूसरा, आप देखो कुछ लोगों के पास ब्लैक मनी आने लगती है। अब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उसमें बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, स्पेशली सी और डी, जैसे चपरासी देख लो, टीचर देख लो, बैंक कर्मचारी देख लो, इनके पास कोई ऊपरी इनकम नहीं है, इनके पास कोई ब्लैक मनी का रिसोर्स नहीं है। इनके पास फिक्स एक सैलरी होती है 50K यानी 50,000, उसी 50,000 में ये सारे काम को करते हैं। धीरे धीरे सरकार इनकी तनख्वाह को बढ़ाती है, सैलरी को। लेकिन कुछ लोग ब्लैक मनी को भी क्रिएट करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो ब्लैक मनी अगर पैदा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो पहले लिमिटेड इनकम वाले व्यक्ति थे अब उनके पास पैसा ज्यादा आने लगा, इस वजह से भी वो डिमांड करेंगे नई नई चीजों की, और जिससे प्राइस बढ़ेगा और जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मैं कहता हूं कि भारत में अभी भी आईफोन एक लग्जरी गुड्स है, और फिर भी इसकी कीमत 1,30,000, 1,20,000 रुपए। लेकिन अगर हर किसी के पास ब्लैक मनी का पैसा आने लग गया और हर एक व्यक्ति आईफोन की डिमांड्स करने लगेगा, तो आईफोन कंपनी के पास उतनी सप्लाई तो है नहीं कि पूरे भारत वालों को जो है कि वो फोन दे सके। इसकी वजह से वो क्या करेगी? 1,20,000 के फोन को 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में बेच देगी। कोई बड़ी बात नहीं है, और लोग खरीदेंगे भी, जिसके पास ब्लैक मनी होगा। तो महंगाई बढ़ती है। और साथ ही साथ अगर सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्यय ज्यादा किया जा रहा है तो भी लोग डिमांड करते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को पैसा देना, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो आपके स्वनिधि योजना हो, या फिर वो आपकी पेंशन योजना हो, या फिर वो आपकी जो है कि डीबीटी योजना हो, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हो, या किसी भी प्रकार से सार्वजनिक स्तर पे सरकार अगर अधिक व्यय कर रही है तो लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है और लोग उस चीज का डिमांड कर रहे हैं। सार्वजनिक व्यय में अगर आप देखोगे, अभी बहुत एक फेमस योजना चल रही जो बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहती है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें मोदी जी की सरकार के द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दिया जा रहा है। वो 80 करोड़ जो कि प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो राशन मुफ्त पा रहा है, और एक परिवार में अगर 7 लोग हैं तो 35 किलो राशन उन्हें मुफ्त मिल गया। जिस 35 किलो के लिए वो 1,500 रुपए खर्च कर सकते थे खरीदने में,
अब उन्हें वो 1500 रुपये उनके पास बच गए। अब वो 1500 रुपये लेके क्या करेंगे, दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदेंगे, मोबाइल एसेसरीज खरीदेंगे, या फिर कपड़े वगैरह खरीदेंगे, या अपनी लग्जरी गुड्स को खरीदेंगे, जिसकी वजह से उनके पास पैसे बचने लगे। और सार्वजनिक व्यय क्या किया सरकार ने, डायरेक्ट इनको पैसे नहीं दिए, लेकिन इनको पैसे खर्च करने से रोक दिया कि भाई हम तुम्हें अनाज फ्री देंगे, तुम परेशान मत हो, अनाज पे पैसा तुम्हें खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये सार्वजनिक व्यय होता है। और फिजिकल डेफिसिट भी अगर लगातार बढ़ रहा है, यानी राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि सरकारें अपना सार्वजनिक व्यय क्या कर रही हैं, अधिक से अधिक कर रही हैं, और जिसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है। या फिर लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो रही हो। ये सारे वो कारण है दोस्तों जिसकी वजह से मांग के आधार पे महंगाई बढ़ती है, कि भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोग मांग कर रहे होते हैं, लोग डिमांड क्रिएट कर रहे होते हैं कि भाई हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें यह भी चाहिए। तो एक और ऑप्शन आता है जिसमें हम कह सकते हैं कि इनकी क्रय शक्ति में सुधार होना। जैसे अब क्रय शक्ति कैसे सुधरेगी, मान लेते हैं कि एक टीचर है जिसकी 50,000 रुपये सैलरी है, लेकिन सरकार ने इनकी सैलरी को 3 तरीके से सही कर दिया। एक तो इनकी सैलरी का वेतन बढ़ा दिया, यानी इसको बढ़ा दिया गया 70,000 रुपये, तो भाई 20,000 रुपये इसके पास एक्स्ट्रा आने लगे कि नहीं, अब ये क्या करेगा, इसको खर्च ही तो करेगा। दूसरा, या फिर पहले इस 50,000 रुपये में इसको 10,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब टैक्स की रेट घट गई है, डायरेक्ट टैक्स की रेट यानी जो इनकम टैक्स होता है वो घट चुकी है, वो अब केवल 3,000 रुपये रह गया, तो इसके पास 7,000 रुपये और बच गया कि नहीं बच गया। या फिर ब्याज की रेट भी घट जाना, जैसे बैंकों से जब लोन लिया जाता है, अगर अधिक से अधिक ब्याज की रेट रहेगी तो उस व्यक्ति के पास पैसे कम बचेंगे, वो अधिक से अधिक लोन का भुगतान करेगा। लेकिन अगर ब्याज रेट यानी इंटरेस्ट रेट अगर कम कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं उसके पास अब पैसा ज़्यादा बचेगा, क्योंकि अब वो इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो बहुत कम रुपए में कर रहा है। तो ये वो कारण होते हैं जिनकी वजह से लोगों के पास कहीं ना कहीं पैसा आने लगता है। इन सभी चीज़ों से लिक्विडिटी की मात्रा अधिक होती है, डिमांड क्रिएट होती है, और फाइनली इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। यहाँ पे सप्लाई कांस्टेंट है दोस्तों, यानी 100 यूनिट ही किसी वस्तु का जो है कि सप्लाई हो रहा था। लेकिन अब चलते जरा लागत के आधार पे, लागत के आधार पर भी तो महंगाई बढ़ती ना। जैसे कभी कभी आप किसी दुकानदार के पास जाओ तो वो कहता भैया पीछे से ही ये सामान महंगा आ रहा है। पीछे से मतलब उसकी दुकान के पीछे से नहीं, बल्कि पीछे का मतलब हो गया जो सप्लाई चेन है, जो कंपनी है जो इस चीज का प्रोडक्शन कर रही है, उसको ही यह वस्तु महंगी पड़ रही है। कैसे पड़ रही है, क्योंकि रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ रही है। मान लेते हैं कि अगर उसे एक बिस्किट बनाना है तो बिस्किट के लिए जो मैदा चाहिए वो उसे पहले 12 रुपए किलो मिल रहा था, अब उसे मिल रहा है 25 रुपए किलो, यानी डबल का कॉस्ट बढ़ चुका है। तो भाई वो भी तो बिस्किट को महंगा करेगा। मजदूरी दर, जो मजदूर पहले बिस्किट बनाने के लिए 300 रुपए में काम कर लेते थे, अब उन्हें दिया जा रहा है 450 रुपए, तो 150 रुपए का जो है कि उसे क्या हो गया, महंगी पड़ रही है मजदूरी। भूमि का किराया, जिस भूमि पर जिस जगह पे उसकी फैक्ट्री चल रही है, जिसका वो रेंट पहले केवल 10,000 रुपये पे करता था, अब उसे देना पड़ रहा है 25,000 रुपये रेंट पे करना पड़ रहा है। ब्याज की दरों में वृद्धि, यानी जो व्यक्ति बिस्किट बनाने के लिए अपनी फैक्ट्री को सही करने के लिए लोन लेकर आता है बैंक से, पहले लेकर आता था 3% पे, अब लेके आ रहा है 8% पे, यानी 5% का इंक्रीमेंट हो गया। साथ ही साथ आधारभूत संरचना की कमी है, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से जब वो सप्लाई कर रहा है, बड़े स्तर की मार्केटिंग कर रहा है, तो उसमें समय ज़्यादा लग रहा है, ईंधन की खपत ज़्यादा हो रही है, और परिवहन की लागत बढ़ रही है। परिवहन की लागत बढ़ने के साथ साथ अगर इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे जीएसटी वगैरह की, तो हो सकता है कि वो वस्तु ज़्यादा महंगी हो। आप आज भी कोई सामान लेने जाते हो, होटल वगैरह में खाना खाने जाते हो, तो वहाँ पर आपको बिल के नीचे दिया होता है भाई आपसे जीएसटी भी लिया जा रहा है इतना, और जीएसटी देखते ही हम लोगों का पारा हाई हो जाता है कि यार ये क्या मतलब बेवकूफ़ी वाला काम है कि इतना महंगा हमने खाना भी खाया 450-500 का, इसके ऊपर अभी तुम्हें 30 रुपये जीएसटी भी चाहिए, 40 रुपये जीएसटी भी चाहिए। इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं ये वो सारे कारण हैं जिसकी वजह से सप्लाई महंगी हो रही है। और जब उत्पादन महंगा हो जाता है तो कंपनी सामान्यतः क्या करती है, सप्लाई कम करने लगती है। यानी डिमांड तो आपकी कांस्टेंट है, डिमांड उतनी है जितने 100 लोग आ रहे थे, लेकिन अब पहले की अपेक्षा 100 यूनिट की अपेक्षा क्या हो गया कि अब 70 यूनिट का ही प्रोडक्शन हो रहा है। जिसका मतलब हो गया कि केवल मांग के आधार पर महंगाई नहीं बढ़ती है, मांग के साथ साथ लागत के आधार पर भी, सप्लाई के आधार पर भी महंगाई बढ़ती है। अब यहाँ पे आपूर्ति में कमी और भी कारणों से आती है। जैसे ये तो हमने सप्लाई के अलग अलग कारण पढ़ लिए कि भाई सप्लाई क्यों कम हो रही है, क्योंकि ये सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से सप्लाई कम की जा रही है। कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कभी कभी होता है कि कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में या सेंसिटिव जोन में प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में देख लो, या फिर कोविड-19 को देख लो, पूरे भारत में आई थी, पूरे विश्व में।
इसकी वजह से भी आपूर्ति बाधित होती है। या फिर कालाबाजारी, वस्तुओं का भंडार कर लेना। अभी आप देख रहे होगे कि टमाटर का रेट धीरे धीरे 80 रुपए किलो जा रहा है, या एक समय था अभी कुछ ही महीने पहले 250 रुपए किलो चला गया। कैसे गया भाई? सप्लाई जो है कि कम कर दी गई। जो टमाटर के व्यापारी थे उन्होंने क्या किया, अपने पास टमाटर इकट्ठा किया और उसको स्टोर कर लिया कोल्ड स्टोरेज में। कहा कि बाजार में टमाटर पहुंचाई मत, टमाटर जब एकदम कम हो जाएगा बाजार में तब हम जो है कि उस बढ़े हुए कीमत का फायदा उठाएंगे। यानी उन्होंने क्या किया, काला बाजारी करके, बॉटल नेक इन्फ्लेशन कहते हैं इसे, बॉटल नेक से, ठीक है, इसके माध्यम से क्या करेंगे, सप्लाई को पहले रोको और फिर बाद में जब बिल्कुल हाहाकार मच जाए बाजार में, भाई टमाटर 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 हमें चाहिए, तो फिर उसके बाद ये जो काला बाजारी होते हैं ये फटाफट मार्केट में टमाटर लेके आते हैं। सप्लाई इनके पास भी कम है लेकिन इन्हें पता डिमांड बहुत आती है, 250 रुपए किलो भी अगर बेचेंगे ना तो लोग खरीद लेते हैं। यही होता है आपूर्ति में कमी करना, जिससे टमाटर महंगा हो गया। कंपनियों का भी कभी कभी खराब मैनेजमेंट होता है। कच्चे माल यानी कच्चे तेल की कीमत जो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ती है उसकी वजह से भी हमें हर वस्तु की कीमत बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि फैक्ट्री से कोई भी वस्तु ग्राहक तक पहुंचने के लिए परिवहन को यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाता है। अगर उस ट्रांसपोर्ट का पेट्रोल और डीजल महंगा है कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के कारण, तो इसका मतलब है वो वस्तु की कीमत भी तो बढ़ेगी। कंपनी का मालिक अपनी जेब से तो तेल का कीमत नहीं देगा, वो तो उसी वस्तु में ही इंक्लूड करेगा कि भाई हमने आपको वस्तु भी जो भेजी है वो भी इतनी महंगी थी। साथ ही साथ एपीएमसी एक्ट में जो विसंगतियां हैं इनके बारे में भी विचार किया जाए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी एक्ट, इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से आपूर्ति बाधित होती है। अब बाकी टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके समाधान पर तो लेके आ जाऊं। जब मैंने कारण आपको बता दिया कि किन कारणों से डिमांड बढ़ रही है, किन कारणों से सप्लाई कम हो रही है जिससे महंगाई बढ़ रही है यानी मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो हम उन कारणों की समस्या का समाधान निकालें। पहला कारण क्या है कि भाई मांग अगर जब बढ़ रही है तो उस पर नियंत्रण करो। मांग पर नियंत्रण कैसे कर सकते हो? एक तो आरबीआई कर सकती है कठोर मॉनेटरी पॉलिसी लागू करके। अब मॉनेटरी पॉलिसी जिसने नहीं पढ़ा है मेरे साथ, पिछली क्लासेस में देख सकते हैं लेक्चर नंबर 3 या 4 के आसपास, जहां पे मैंने मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस किया है कि किस प्रकार से आरबीआई मौद्रिक नीति का प्रयोग करके मार्केट में अधिक से अधिक लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकती है, जिससे लोगों के पास जब पैसा कम पहुंचेगा तो लोग मार्केट में जाके, बाजार में जाके किसी वस्तु की डिमांड कम करेंगे, और जब डिमांड कम होगी तो मांग पे नियंत्रण होने से भी किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से रुकेगा, यानी महंगाई रुकेगी। दूसरा, सरकार भी राजकोषीय नीति का प्रयोग करे। कैसे करेगी? पहले हम आरबीआई का देखते हैं। आरबीआई अगर रेपो रेट को बढ़ा देती है यानी ब्याज दर को बढ़ा देती है, जिससे लोन क्या होता है, महंगा हो जाता है, और जिसकी वजह से महंगे लोन को कोई लेना नहीं चाहता बैंकों से, जिससे लोगों के पास पैसे की कमी होती है, यानी अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी होती है, और ब्लैक मनी पर भी नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। इस वजह से आप देखोगे कठोर मौद्रिक नीति के परिणाम स्वरूप यह निकलता है कि लोग पैसे कम ले पाते हैं या लोगों के पास पैसे कम होते हैं, जिस वजह से वो मांग पर नियंत्रण आसानी से कर लेते हैं। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि राजकोषीय नीति के बारे में अगर हम बात करें तो राजकोषीय नीति में सरकारों को सार्वजनिक व्यय में कमी करनी चाहिए, क्योंकि सरकार क्या करती है, बहुत सारी योजनाओं में पैसा खर्च करती हैं, बहुत सारे कर्ज को माफ कर देती हैं, बहुत सारी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर की सुविधाएं देती हैं, जिससे लोगों के पास पैसा भरपूर है। अब जैसे सरकार ने अगर लोन माफ कर दिया किसान का 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे, मैं किसी किसान विरोधी नहीं हूँ, मैं चलो व्यापारी वर्ग को भी कह सकता हूँ जिनका करोड़ों रुपए माफ कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मेरे कहने का सेंस है कि अगर मान लो 1 लाख रुपए आपका लोन माफ हो गया, तो आपने 1 लाख रुपए को रीपेमेंट तो किया नहीं, लेकिन आपके पास वो 1 लाख रुपए अभी भी पड़ा हुआ है, आप उसे खर्च कर रहे हो, यानी आपके पास 1 लाख रुपए की शक्ति बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सरकार ने सार्वजनिक व्यय करके आपके लोन को जो है कि माफ कर दिया और आपकी जगह सरकार ने पेमेंट किया। वहीं डायरेक्ट टैक्स रेट में भी वृद्धि कर दी जाए, जैसे डायरेक्ट टैक्स की जो रेट है अगर हम उसे भी वृद्धि कर देंगे, यहाँ पे तो कमी हो गई। अगर डायरेक्ट टैक्स जो कि आपसे 10,000 रुपये अभी इनकम टैक्स लिया जा रहा है, इसको बढ़ा के 15,000 रुपये कर दो, तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसे की कमी होगी, और इससे क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट पर नियंत्रण भी किया जा सकेगा। तो ये एक तरीका है कि मांग पर नियंत्रण कैसे किया जाए। और इसी तरीके से अगर हम देखें कि आपूर्ति में अगर हम वृद्धि करते हैं, आपूर्ति जो कि सप्लाई की कमी होने की वजह से भी मुद्रास्फीति बढ़ रही थी, ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ रही थी। आपूर्ति में वृद्धि आप कैसे कर सकते हो? पहला तो प्रशासनिक उपाय होने चाहिए, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ये जांच होती रहनी चाहिए, बार बार चेक इन होती रहनी चाहिए कि कोई जमाखोरी तो नहीं हो रही है। जमाखोरी को कंट्रोल करो। कोई भी अगर व्यक्ति जमा कर रहा है किसी वस्तु को, प्याज को, आलू को, टमाटर को, जिसकी वजह से उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, उसे फ्री जो है कि मार्केट में लाने दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को रिफॉर्म किया जाए, यानी अच्छी सड़कें बनाई जानी चाहिए, अच्छे स्तर पर जो है कि कल कारखाने वगैरह होने चाहिए।
खाद्य वस्तुओं के बफर स्टॉक में तथा सहकारी संगठनों के माध्यम से उनका वितरण होना चाहिए, यानी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे लोगों के बीच में आपूर्ति की मात्रा बनी रहे। तो भी जो है कि क्या होगा, सप्लाई कम नहीं होगी, आपूर्ति कम नहीं होगी तो मुद्रास्फीति नहीं होगी। दूसरी, राजकोषीय नीति में भी हमें परिवर्तन करना चाहिए, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स रेट को कम करो, भाई जीएसटी को कम करोगे तो अधिक से लोग खरीदेंगे। एमएसपी को तार्किक करो ताकि लोगों को प्रॉपर मात्रा में जो है कि एमएसपी भी प्राप्त हो सके। और उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको सब्सिडी को भी अधिक से अधिक करना चाहिए, जितनी अधिक आप सब्सिडी देंगे उतना ही अधिक सरकारें जब सब्सिडी देती हैं तो कंपनी वालों को जब प्रॉफिट होने लगता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे खाद्य वस्तुओं के आयात में वृद्धि होती है, निर्यात में कमी होती है। ये भी एक कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आपको लगता है कि भारत में दाल जो है कि एक प्रमुख स्रोत है प्रोटीन का, दाल किसका स्रोत है, प्रोटीन का, भारत बहुत बड़ी मात्रा में दाल का उत्पादन करता है, और अगर भारत को लगता है कि भाई भारत में जितने लोग हैं सबको दाल नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में भारत को आयात नहीं, मतलब आयात कर लेना चाहिए, दालों को निर्यात नहीं करना चाहिए। अब पता चले कि भारत के लोगों को ही दाल नहीं मिल पा रही है और हम क्या कर रहे हैं, हम निर्यात करने में लगे पड़े हैं, अधिक से अधिक दाल को बाहर बेच रहे हैं, तो भाई भारत में दाल की कमी होगी, दाल की कमी होने पे दाल की कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए दाल को निर्यात बंद करो, दाल का आयात करो, जिससे 150 रुपये किलो की दाल कम हो जाए, 120 रुपये पे आ जाए, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ है मांग और आपूर्ति का जो संबंध है, कि कैसे आपको मांग को कंट्रोल करना है, कैसे आपको आपूर्ति को बढ़ाना है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना दोस्तों। देखिए, इन्फ्लेशन एक बड़ा चैप्टर है, जिसमें अभी हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को पढ़ेंगे, एनएचबी को पढ़ेंगे, नेशनल हाउसिंग जो आवासीय होती है, फिर डब्ल्यूपीआई को पढ़ेंगे, पीपीआई को पढ़ेंगे। बड़े बड़े जो है कि इसमें टॉपिक्स आएंगे जिसको आप पढ़ते हो, प्रोड्यूसर वाली होती है और इंडस्ट्रियल की होती है, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस हो गई, कंज्यूमर प्राइस हो गई, इन सभी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, लगभग एक दिन और लगेगा, तब जाके टॉपिक कवर होंगे। अभी जो मैंने बेसिक चीज़ें आपको मनी के बारे में बताया और इन्फ्लेशन के बारे में बताया, इसको एक बार आप रिवीजन कर लो, या अगर आपने इसकी पीडीएफ को ले रखा है जो कि एक पेड पीडीएफ है, तो आप इस पे जो है कि रिवीजन भी कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ बाई करनी है तो वीडियो के नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, या फिर मैं डिस्प्ले पर लिख रहा हूँ 8527594636, इस पर आप व्हाट्सअप करके जो है पीडीएफ को बाई कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।